बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बाआसानी आप तक पहुँच सके। जिन दो आदमी ने बस रोकी थी उनके चेहरे बड़े ही खौफनाक थे। लंबे कद, बुलडॉग जैसी शक्लें और बड़ी बड़ी मूंछें। उन दोनों के पास जदीद तरीन ऑटोमेटिक राइफलें थी और उनके रुख बस की तरफ थे। ज़रियाब ने कुंदन और रस्मक की तरफ देखा। कुंदन के चेहरे पर हल्का सा खौफ था, लेकिन रस्मक बिल्कुल पुरसुकून नजर आ रहा था। ज़रियाब के साथ बैठी हुई खुशनुमा के चेहरे पर भी खौफ की झलक नुमायां थी। हाम्स हम तीनों को नहीं पहचानता, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह जानता है। खुशनुमा ने ज़रियाब की तरफ झुकते हुए सरगोशी की। ये चादर तुम ले लो और इसे इस तरह ओढ़ लो कि तुम्हारा चेहरा छुप जाए। उसने अपनी चादर कंधों से उतारकर ज़रियाब की तरफ बढ़ा दी। बस में 10-12 औरतें थीं। उनमें से बाज़ ने पर्दे के ख्याल से चादरें इस तरह ओढ़ी हुई थी कि चेहरे छुप गए थे। ज़रियाब ने भी चादर इस तरह ओढ़ ली कि उसका चेहरा छुप गया। जब से जागीरदार बीमार हुआ है, डाकू ने पूरे इलाके में दहशत फैला रखी है। लोगों का जीना हराम कर रखा है। उन डाकू से जागीर में कहीं भी सफर महफूज नहीं रहा। पिछली सीट पर बैठे हुए एक आदमी की आवाज ज़रियाब की समाज से टकराई। ये डाकू नहीं है, दूसरे आदमी ने कहा। वो द्योकामत सफेद बुनियान वाला गंजा हाम्स है, जागीर के मैनेजर का पाला हुआ गुंडा। ये अरसे भैंसे की तरह पूरी जागीर में दंदनाता फिरता है। पुलिस वाले भी इसके सामने बेबस नजर आते हैं। क्या जागीरदार को इसकी सरगर्मियों का पता नहीं? वो उसे रोकता क्यों नहीं? पहले आदमी ने कहा। वो बेचारा खुद बेबस है, दूसरे आदमी ने जवाब दिया। सुना है मैनेजर ने उसे अपना कैदी बना रखा है और ये मशहूर कर रखा है कि वो बीमार है। किसी को इससे मिलने की इजाजत भी नहीं दी जाती। पिछले 2 साल से किसी ने जागीरदार को नहीं देखा। ज़रियाब बड़ी तवज्जो से उसकी बातें सुन रही थी। उसको ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि जागीर के बहुत से लोग जागीरदार के खिलाफ उसके मैनेजर रखेल शाह की साजिश से वाकिफ थे। ज़रियाब उस गनमैन की तरफ देखने लगी जो ड्राइवर वाले दरवाजे की तरफ आया था और ड्राइवर से कुछ कह रहा था। बस का इंजन अभी तक चल रहा था। ड्राइवर ने इंजन बंद किया और छलांग लगाकर नीचे उतर आया। ज़रियाब गर्दन घुमाकर हाम्स की तरफ देखने लगी जो लैंड क्रूजर के अगले हिस्से से टेक लगाए खड़ा था। राइफल उसके दाएं हाथ में थी। उस जैसे द्योकामत आदमी के हाथ में ये राइफल खिलौना ही लग रही थी। उसने अपने दूसरे आदमी को इशारा किया। वो राइफल संभाले अगले दरवाजे से बस पर चढ़ गया। ज़रियाब ने जरा सी गर्दन घुमाकर कुंदन और रस्मक की तरफ देखा। रस्मक अब भी बेहद पुरसुकून नजर आ रहा था। वो दोबारा उस गनमैन की तरफ देखने लगी जो घूरती हुई नजरों से बस के मुसाफिरों को देख रहा था। उसकी नजरें भी ज्यादातर औरतों के चेहरे का जायजा ले रही थी। 4-5 औरतों ने चादरें इस तरह ओढ़ रखी थी कि चेहरे भी छुप गए थे। वो शख्स चंद लम्हे अपनी जगह खड़ा रहा। उसके चेहरे पर बेहद सफाकी नजर आ रही थी। वो नपे तुले कदम उठाता हुआ सीटों के दरमियान वाली जगह पर चलने लगा और बस के तकरीबन दरमियान में रुक गया। उसके दाएं वाली सीट पर एक औरत और एक मर्द बैठा था। मर्द की उम्र 30-32 के लगभग रही होगी। उसने नेवी ब्लू पैंट और सफेद शर्ट पहन रखी थी। वो सेहतमंद किस्म का आदमी था। औरत खिड़की वाली तरफ थी। उसने चादर इस तरह लपेट रखी थी कि एक आंख के अलावा बाकी चेहरा छुप गया था। गनमैन सीट के करीब रुका तो औरत को स्मकसाकर बाहर की तरफ देखने लगी। गनमैन चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा। फिर उसने अचानक ही बायां हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे से चादर नोच डाली। औरत के मुंह से हल्की सी चीख निकली। उसका चेहरा खौफ से एकदम पीला हो गया। वो 22-23 साल की खूबसूरत औरत थी। उसके साथ बैठा हुआ मर्द एक झटके से उठ खड़ा हुआ। अपने हाथ काबू में रखो, तुमने चादर क्यों खींची मेरे बीवी के सर से? उसके खलक से गराहट निकली। वो गुस्सीली निगाहों से गनमैन को घूर रहा था। गनमैन ने खूनगार निगाहों से उसकी तरफ देखा और फिर अचानक ही राइफल का बट जोर से उसके मुंह पे दे मारा। वो आदमी चीखते हुए लड़खड़ाकर सीट पे गिरा। जरब खासी जोरदार थी। उसका ऊपर का एक दांत टूट गया और मुंह से खून बह निकला जो उसकी थोड़ी को तर करता हुआ कमीज पर टपक रहा था। किसी और ने अपनी जगह से हरकत की तो उसे गोली से उड़ा दूंगा, गनमैन धारा।
सब लोग अपनी जगहों पर दुबक कर बैठे रहे। वो बदमाश अगर हाली हाथ होता तो शायद बस के लोग सब उस पर टूट पड़ते और उसके पहिए उधेड़ डालते, लेकिन उसके हाथ में ऑटोमेटिक राइफल थी। 2 और आदमी राइफलें लिए बाहर खड़े थे। ऐसी सूरत में कौन उनके मुंह लगने की जुर्रत कर सकता था। अपना इक़दाम करवाने के बाद वो शख्स भी खामोशी से बैठ गया था। गनमैन कुछ देर तक उस औरत की तरफ देखता रहा जिसकी उसने चादर नोची थी। फिर वो आगे बढ़ा और ज़रियाब वाले सीट के करीब रुक गया। खुशनुमा खिड़की की तरफ बैठी हुई थी और ज़रियाब अंदर की तरफ। उनके सामने वाली सीट पर एक औरत और मर्द बैठा था। उस औरत ने भी चादर ओढ़ रखी थी। गनमैन बड़ी खूनहार नजरों से उस औरत की तरफ देख रहा था। उस औरत का साथी मुस्तरिब होकर सीट पर पहलू बदलने लगा और फिर गनमैन ने उस औरत की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि ज़रियाब एक झटके से उठ खड़ी हुई। ठहरो, उसने अपनी चादर उतार कर फेंक दी। इस तरह बेगैरत बनकर इन औरतों के सरों से चादरें मत नोचो। जिसकी तुम्हें तलाश है वो मैं हूँ। चलो, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। ओहो, गनमैन ने उसे घूर कर देखा। तुम कौन हो? वो चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा। मैं ज़रियाब हूँ जिसकी तुम लोगों को तलाश है। ज़रियाब ने दबंग लहजे में जवाब दिया। मैं ही सुंदस महल से भागी थी। हाम्स को मेरी ही तलाश है। वो जलील बाहर खड़ा है, उसे बुलाओ ताकि वो मुझे पहचान ले। बस के सारे ही मुसाफिर हैरान थे कि कहीं इस लड़की का दिमाग तो खराब नहीं हो गया जो अपने आप को इस तरह मौत के हवाले कर रही थी। कुंदन और खुशनुमा भी ज़रियाब की इस हरकत पर हैरान हो गई थी, मगर रस्मक के चेहरे पर अब भी सुकून था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई थी। उसके साथ बैठी कुंदन ने अपनी जगह से हरकत करना चाही, मगर रस्मक ने उसका हाथ दबाया। कुंदन कुसमुसाकर रह गई। गनमैन कुछ देर तक ज़रियाब की तरफ देखता रहा, फिर उसके होंठों पर मकरूसी मुस्कुराहट आ गई। यकीन नहीं आता कि तुम ज़रियाब हो, वो मानी ही इस अंदाज में बोला। हाम्स, ऐसा तो नहीं कि तुम जैसी हसीन और धानबान सी औरत से नीचा खा ले। उससे तो शैतान भी पनाह मांगता है, तो उस शैतान को बुलाओ ताकि वो मुझे पहचान ले। ज़रियाब ने जवाब दिया। उसके लहजे में खौफ की जरा भी झलक नहीं थी। और तुम भी मुझे पहचान लो ताकि बाद में कभी आमना सामना हो तो तुम जान सको कि तुम्हारी गर्दन मरोड़ने वाली कौन है। भले भी भले, उस शख्स ने हल्का सा कहकहा लगाया। अब तुम जैसी छोकरियां भी बद्री को गर्दन मरोड़ने की धमकियां देने लगी। कोई सुरमा तो आज तक बद्री की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सका, और तुम, उसने एक और कहकहा लगाया। फिर खिड़की की तरफ झुकते हुए हाम्स को आवाज दी। हाम्स, इधर आकर देखो, ये छोकरी कह रही है कि मैं ज़रियाब हूँ। आओ देखो ये कौन है। बस के मुसाफिर बेहद खौफजदा थे। उनमें से बास तो ऐसे भी थे जो होले होले से कांप रहे थे। उनके ख्याल में ये लड़की वाकई बदकिस्मत थी जो जानबूझकर मौत के मुंह में छलांग लगा रही थी। बेशतर लोग हाम्स के बारे में जानते थे। जिन्होंने उसे नहीं देखा था वो भी उसकी दहशत गर्दियों से वाकिफ थे। हाम्स बस के अगले दरवाजे के ऊपर चढ़ गया, लेकिन वो आगे आने की बजाय दरवाजे ही में रुककर इधर उधर देखने लगा। और फिर ज़रियाब पर नजर पड़ते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। उसके साथ ही वो चीहा था। यही है वो खुराफा। इसे नीचे उतारो और ये भी मालूम करो कि इसके साथ दूसरी औरत और आदमी कौन थे। लोग हाम्स की आवाज सुनकर हैरान रह गए। लंबा तरंगा द्योकामत आदमी और लड़कों जैसी आवाज। मेरे साथ और कोई नहीं, ज़रियाब ने कहा। मैं इस बस में अकेली हूँ। मेरे साथी एक दिन पहले ही कराची जा चुके हैं। हटो, मुझे रास्ता दो। ज़रियाब बद्री को एक तरफ धकेलती हुई अगले दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसके साथ ही उसने मानीहिस अंदाज में रस्मक की तरफ देखा। हाम्स बस से उतरकर सामने ही खड़ा हो गया। उसके दाएं हाथ में राइफल थी जो नीचे झुकी हुई थी। ज़रियाब दरवाजे के करीब पहुंच गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। बद्री उससे 2 कदम पीछे था। दरवाजे के नीचे वाले पायदान पर कदम रखते हुए ज़रियाब ने दोनों हाथों से दरवाजे के ऊपर वाला राड पकड़ा और अचानक ही हवा में झूल गई। उसके दोनों पैर सामने खड़े हुए हाम्स के सीने पर लगे। हाम्स के मुंह से चीख निकली। वो लड़खड़ाता हुआ पुश्त के बल सड़क पर गिर गया। राइफल भी उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। ज़रियाब के पैर दोबारा पायदान पर नहीं टिके थे। वो एक बार फिर वहीं झूलती हुई सड़क पर पहुंच गई। ये सब कुछ इस कदर अचानक हो गया था कि कोई भी कुछ नहीं समझ सका था। ज़रियाब की इस हरकत ने बद्री को भी एक लम्हे को बदहास कर दिया। अपने आप को संभालते ही वो दरवाजे की तरफ लिपका। उसका एक पैर ऊपर वाले पायदान पर था, दूसरा पैर निचले पायदान पर था।
उसके कोल्हों पर एक जोरदार लात पड़ी और वो कलाबाजी खाता हुआ सड़क पर गिरा। राइफल उसके हाथ से भी छूटकर गिर गई थी। बद्री को रात मारने वाला रस्मक था। उसने भी बद्री के पीछे ही छलांग लगा दी और बद्री के संभलने से पहले ही उसे छाप लिया। दूसरी तरफ जरियाब जमीन पर पड़े हुए खाम्स पर ठोकरें बरसा रही थी। बद्री और खाम्स का तीसरा साथी बस के दूसरी तरफ ड्राइवर साइड पर खड़ा था। वो ये सूरत-ए-हाल देखते ही उस तरफ लिपका। उसने राइफल का रुख ऊपर करके हवा में एक बरस मारा, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसकी पुश्त पर भी जोरदार लात पड़ी और वो बुरी तरह लड़खड़ाता झुका। झटका लगने से राइफल उसके हाथ से नहीं गिरी, लेकिन दूसरे लम्हे राइफल इस तरह उसके हाथ से निकल गई जैसे छीन ली गई हो। तीसरे आदमी पर हमला करने वाला बस का वही मुसाफिर था जिसकी बीवी के सर से बद्री ने चादर खींची थी और राइफल का बट मारकर उसका दांत तोड़ दिया था। बदलती हुई सूरत-ए-हाल देखकर वो भी अपनी जगह पर बैठा नहीं रह सका। रस्मक ने जैसे ही बद्री को लात मारी, वो भी अपनी सीट से उठ गया था। वो उस दरवाजे से उतरने की बजाय ड्राइवर वाले दरवाजे की तरफ लिपका। उसने तीसरे आदमी को दूसरी तरफ से घूमकर सामने की तरफ जाते हुए देख लिया। ड्राइवर की सीट पर पैर रखकर उसने नीचे छलांग लगाई। ड्राइवर एक तरफ खड़ा था, दूसरे ही लम्हे उसने केतु की तरफ छलांग लगा दी और बदहासी के आलम में एक तरफ दौड़ता चला गया। बस से उतरने वाला जख्मी मुसाफिर इंजन वाले हिस्से की आड़ में होकर आगे बढ़ा था। तीसरे बदमाश ने दूसरी तरफ पहुंचकर जरियाब और रस्मक को खौफजदा करने के लिए हवाई फायरिंग शुरू कर दी। जख्मी मुसाफिर इंजन की आड़ से निकलकर चीते की सी तेजी से आगे बढ़ा। उसने फायरिंग करने वाले बदमाश के कूलों पर जोरदार लात रसीद कर दी। गनमैन बुरी तरह लड़खड़ा गया। दूसरे ही लम्हे जख्मी मुसाफिर ने लिपककर उसके हाथ से राइफल छीन ली। अचानक फायरिंग से जरियाब और रस्मक कुछ बदहास से हो गए। इस तरह खाम्स और बद्री को मौका मिल गया। बद्री ने रस्मक का पैर पकड़कर जोरदार झटका दिया। रस्मक लड़खड़ाता हुआ गिरा और बद्री ने उसे ठोकरों पर रख लिया। दूसरी तरफ खाम्स भी एक ताकतवर स्प्रिंग की तरह अपनी जगह से उछला। उसके दो कामत जिस्म में हैरत अंगेज लचक थी। उसने उठते ही जरियाब पे हमला किया। जरियाब बड़ी फुर्ती से एक तरफ हटी, लेकिन खाम्स के पैर की ठोकर उसके बाएं कोहनी पर लगी। जरियाब को ऐसे लगा जैसे किसी बहुत वजनी हथौड़े से उसकी कोहनी पर जरब लगाई हो। उसके मुंह से चीख निकल गई। बस में बैठे हुए मुसाफिर खौफजदा होकर चीख रहे थे। औरतों और बच्चों की चीखें ज्यादा होश उड़ा देने वाली थी। जख्मी मुसाफिर इस बदमाश से राइफल छीनने के बाद संभल भी नहीं पाया था कि वो बदमाश संभलकर एक पैर पर तेजी से घूमा। उसके पैर की ठोकर मुसाफिर के राइफल वाले बाजू पर लगी। राइफल उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरी। बदमाश ने उस मुसाफिर पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। वो पहले ही जख्मी था। इन ताबड़तोड़ हमलों से उसके मुंह से चीखें निकलने लगी। अब वो तीनों खाम्स और उसके साथियों के रहमो करम पर थे। खाम्स और उसके दोनों साथी रस्मक और जख्मी मुसाफिर की पिटाई कर रहे थे। जरियाब के होंठों से भी खून बहने लगा। उनका खरीफ उनसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा सफाक था। यूं तो उन तीनों में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन खाम्स उन सब में ज्यादा संगदिल और बेरहम था। वो ये भी नहीं समझता था कि उसके मुकाबले में एक औरत है। वो सिर्फ इतना जानता था कि एक ऐसे दुश्मन से मुकाबला है जिसने कई दिन से उसका जीना हराम कर रखा है। अब तो उसकी जिंदगी का दारोमदार भी इस दुश्मन को ज़ेर करने पर था। रखेल शाह ने उसे वाज़ेह अल्फाज में वार्न देती थी कि अगर वो जरियाब को पकड़कर लाने में कामयाब ना हो सका तो उसे भी कुत्तों के आगे फेंक देगा। वो रखेल शाह को अच्छी तरह जानता था। वो जो कुछ कहता था उस पर अमल भी करता था। उसने 2 रोज की मोहलत दी थी और आज ये मोहलत भी खत्म हो रही थी। वो उसे अपनी खुशकिस्मती ही समझा था कि इस बस को चेक करते हुए जरियाब हाथ आ गई, लेकिन वो इस मौके की इससे ज्यादा खतरनाक साबित हो रही थी। खाम्स को ये भी यकीन था कि जिस शख्स ने सबसे पहले बद्री पर हमला किया वो जरियाब का साथी था और वो ये भी जानता था कि उसकी साथी दूसरी औरत भी उस बस में होगी। खाम्स का ख्याल था कि वो आसानी से इन लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेंगे, लेकिन यहाँ सूरत-ए-हाल एक नया रुख इख्तियार कर गई। उन्हें नाकू चने चबवाने पड़ रहे थे। जरियाब पहली मर्तबा जब हवेली से फरार हुई तो उस रोज भी जंगल में उससे मुकाबला हुआ था और जरियाब जिस तरह उसे जेर करके भाग गई थी उससे खाम्स को अंदाजा हो गया था कि दुबली पतली और कमजोर सी औरत होने के बावजूद वो किस कदर ताकतवर थी। इसलिए आज वो उसके खिलाफ अपनी पूरी कुव्वत इस्तेमाल कर रहा था। खाम्स पर अब जुनून सा तारी था। उसी जुनून में वो बेतुके अंदाज में हाथ पैर चला रहा था।
उसने जरियाब को एक ठोकर मारना चाही तो जरियाब बड़ी फुर्ती से नीचे बैठ गई। हाम्स के पैर की ठोकर बद्री को लगी, जो लड़खड़ाता हुआ पीछे हट रहा था। ठोकर जोरदार थी। बद्री के मुंह से खौफनाक चीख निकली और वो लड़खड़ाकर मुंह के बल सामने गिरा। इस तरह रस्मक को भी बद्री पर काबू पाने का मौका मिल गया। बाजी एक बार फिर पलट गई। अब हाम्स और उसके दोनों साथी पिट रहे थे। इसी दौरान बस में बैठे हुए 8-10 आदमी नीचे उतरे। उन्हें बड़ी देर बाद ख्याल आया कि उन्हें भी कुछ करना चाहिए। ये नई सूरत हाल देखकर हाम्स और उसके साथी बदहास हो गए। अब वो मुकाबला करने की बजाय फरार की राह तलाश कर रहे थे। हाम्स इस वक्त 2 आदमियों की गिरफ्त में था। उसने चिंगारते हुए उन दोनों आदमियों को दूर उछाल दिया और खुद भी चीखते हुए खेतों की तरफ दौड़ लगा दी। 2-3 आदमी उसके पीछे दौड़े, लेकिन हाम्स हैरत अंगेज रफ्तार में दौड़ता हुआ देखते ही देखते वहां से बहुत दूर निकल गया। बद्री और उसके साथी को गिरफ्त में लेकर उनके हाथ पैर बांध दिए गए। बस का ड्राइवर भी, जो खेतों में छुपा हुआ था, वापिस आ गया। इन्हें अगले कस्बे में पुलिस के हवाले कर देना। रस्मक ने ड्राइवर को मुखातिब करते हुए कहा, बस के तमाम मुसाफिर गवाही देंगे कि ये डाकू हैं और इन्होंने बस को रोककर लूटने की कोशिश की थी। रस्मक ने अपना सामान बस से उतारा। कुंदन और खुशनुमा भी बस से उतर आई। तमाम मुसाफिर बस में सवार हो गए। रस्मक ने अपना सामान हाम्स की लैंड क्रूजर में रखा और जरियाब वगैरह को इशारा किया। वो तीनों लैंड क्रूजर में बैठ गई। जरियाब कमीज के दामन से अपने खून आलूद होंठ साफ करने लगी। रस्मक ने लैंड क्रूजर स्टार्ट करने से पहले डैशबोर्ड पर नजर डाली। फ्यूल बताने वाले डायल की सुई बता रही थी कि टैंकी में हासी मिकदार में ईंधन मौजूद था। यूपी पेट्रोल से भरे हुए 2 जेरिकेन लैंड क्रूजर के पिछले हिस्से में रखे हुए थे, इसलिए उन्हें पेट्रोल की कोई फिक्र न थी। रस्मक ने इंजन स्टार्ट करके लैंड क्रूजर वापस मोड़ दी। उसका रुख उसी तरफ था जिस तरफ से वो आए थे। वापसी की सिमत में तकरीबन 2 मील का फासला तय करने के बाद उसने लैंड क्रूजर खेतों में एक कच्चे रास्ते पर मोड़ दी। इस तरफ कहाँ जा रहे हो रस्मक? कुंदन ने पूछा। वो उसके साथ अगली सीट पर बैठी हुई थी। दरवेशपुर, रस्मक ने जवाब दिया। ये रास्ता अगरचे लंबा है, लेकिन हम किसी दुश्वारी के बगैर अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। कुंदन ने मजीद कुछ न कहा। उसने मुड़कर जरियाब और खुशनुमा की तरफ देखा और फिर सीट के ऊपर से फलांग कर पिछले हिस्से में उन दोनों के पास आ गई। वो तीनों बातें करने लगी। लैंड क्रूजर खेतों के दरमियानी कच्चे रास्ते पर हचकोले खाती हुई चलती रही। हाम्स औंधातन खेतों में दौड़ता रहा। उसने एक मरतबा भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था और बिलाहे जब उसके फेफड़े जवाब दे गए तो वो लड़खड़ाता हुआ रुक गया। उसकी टांगें शल हो चुकी थी। उसे खड़े भी नहीं हुआ जा रहा था। वो जमीन पर ढेर हो गया। उसके बैठने का अंदाज कुछ ऐसा था, ना तो दुजानू था और ना आलती पालती मारे हुए था। उसे पता नहीं कि कितने मील तक वो भागता चला आया था। जिंदगी में पहली मर्तबा उसे इस किस्म की जिल्लत का सामना करना पड़ा था कि वो जान बचाने के लिए इस तरह भागा था। उसे याद था कि उसने जब से होश संभाला था उसे कभी ऐसी सूरत-ए-हाल का सामना नहीं करना पड़ा। धूप में मुसलसल दौड़ते रहने से उसकी टांगें शल हो चुकी थी। बुनियाद पसीने में भीगकर जिस्म से चिपक गई थी और गर्दन पर पसीने की धारें केंचू की तरह रेंग रही थी। उसके साथ ही बड़ी शिद्दत की प्यास भी लग रही थी। अपने बेरब तनफ्फुस पर काबू पाने के बाद उसने गर्दन उठाकर इधर उधर देखा। तकरीबन 1 फरलांग आगे उसे कदरे बुलंदी पर दरख्तों का एक झुंड नजर आया। हाम्स अच्छी तरह जानता था कि खेतों में कहीं कहीं टीलों पर या उस किस्म के दरख्तों के झुंडों में काश्तकारों ने डेरे बना रखे थे। वहाँ रहलट वाले कुएं भी थे। खेतों में काम करने वाले काश्तकार दोपहर का वक्त ऐसी ही जगहों पर गुजारा करते थे और खेतों को पानी भी इन दरख्तों में से दिया जाता था। तो उठकर दरख्तों के उस झुंड की तरफ चल दिया। फासला अगरचे ज्यादा नहीं था, लेकिन उसे वहां तक पहुंचने में कई मिनट लग गए। टेले पर दरख्तों के नीचे जाबजा खोंटे गड़े हुए थे। उनके आसपास खुश्क गोबर बिखरा हुआ था। बाईं तरफ एक टूटा फूटा चोपड़ा भी था, लेकिन उस टेले पर या उसके आसपास जिंदगी के आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। हाम्स कुछ देर वहां खड़ा उस शिकस्ता झोंपड़े को देखता रहा, फिर चंद कदम आगे जाकर रुक गया। प्यास से उसके हलक में कांटे बढ़ रहे थे। वो कुछ और आगे बढ़ा। दफतन उसकी आंखों में चमक उभरी। टीले के दूसरी तरफ नशेब में चंद कच्चे मकाम नजर आ रहे थे और दरख्तों के बीच में 2-2.5 फुट ऊंची एक गोल मुंडेर नजर आ रही थी। हाम्स टीले से उतरकर दरख्तों के उस झुंड में आ गया जहां कुएं की मुंडेर थी। मुंडेर कई जगहों से टूटी हुई थी। चरही से बंधा हुआ रस्सा कुएं में लटका हुआ था। हाम्स ने कुएं में छलांग
लगाकर देखा, फिर सीधा होकर एक हाथ चरही के हत्थे पर रखकर उसे घुमाना ही चाहता था कि चरही उसके हाथ के बोझ से खुद ब खुद घूम गई। ऐसे कुएं से पानी निकालने के लिए आमतौर पर चमड़े के बने हुए डोल इस्तेमाल होते हैं, जिन्हें रस्सी से बांधकर कुएं में लटका दिया जाता है और उसमें पानी भर जाने के बाद चरही घुमाकर ऊपर खींच लिया जाता है। लेकिन ये चरही काफी हल्की थी, जिससे हाम्स को ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि रस्सी के साथ कोई डोल वगैरह नहीं था। उसने चरही छोड़ दी और रस्सी को दोनों हाथों से ऊपर खींचने लगा। बिलाही रस्सी का भीगा हुआ सिरा उसके हाथ में आया, उससे पानी के कतरे टपक रहे थे। हाम्स रस्सी का सिरा मुंह में डालकर उसे चूसने लगा। प्यास तो बहरहाल नहीं बुझी थी, लेकिन बार बार रस्सी कुएं के पानी में भिगोकर चूसने से होंठ, जुबान और हलक तर हो गया था। वो कुछ देर तक कुएं की मुंडेर पर बैठा इधर उधर देखता रहा, फिर कच्चे मकानों की तरफ चल दिया। 5-6 मकान थे और सब शिकस्ता थे। दरवाजे और खिड़कियां सभी गायब थे। उन शिकस्ता मकानों की हालत बता रही थी कि यहाँ रहने वाले काश्तकार अरसा पहले किसी दूसरी जगह मुंतकिल हो चुके थे। वो कुछ देर तक खड़ा इधर उधर देखता रहा, फिर एक दरख्त के तने से टेक लगाकर बैठ गया। थकन से उसका हाल बुरा हो रहा था और हकीकत ये थी कि वो जिंदगी में पहली मर्तबा इस कदर शदीद थकन महसूस कर रहा था। हाम्स के जहन में ज़रियाब का ख्याल उभरा। वो जागीरदार निमरान से मिलने के लिए सुंदस महल आई थी। रकेल साहब को पहले ही उसकी आमद का पता चल गया। उसने कोपांग और हाम्स को हुक्म दिया कि उस लड़की को जागीरदार से मिलने ना दिया जाए और उसे डरा धमकाकर वहां से भगा दिया जाए। लड़की को डराने के लिए हाम्स ने हवेली में कई ड्रामे किए। उसमें शुबा नहीं कि वो हवेली को आसेबज़दा समझकर डर गई थी, लेकिन वहां से भागने का ख्याल अभी उसके जहन में नहीं आया था, बल्कि ज़रियाब उनके लिए मसला बनती गई। हाम्स को शुबा था कि उस रात जागीरदार निमरान ने किसी खुफिया रास्ते से ज़रियाब के कमरे में दाखिल होकर उससे मुलाकात की थी और शायद उस मुलाकात के बाद वो कुछ नडर सी हो गई थी। ज़रियाब के आने से भी कई रोज हवेली में नाकाबिले फहम से वाक़यात रूनमा हो रहे थे। बाज़ लोग बाहर से हवेली में मुदाखलत कर रहे थे। वो लोग कौन थे और क्या चाहते थे, हाम्स को इसका इल्म नहीं था, लेकिन वो सिर्फ इतना जानता था कि कुछ लोग रात के वक्त किसी खुफिया रास्ते से हवेली में दाखिल होते हैं और मुख्तलिफ इमारतों के कमरों और राहदारियों में घूमते रहते हैं। कोई और होता तो वो उन्हें आसेब या बदरूही समझकर हवेली से भाग जाता, मगर वो हाम्स था, खुद इस हवेली का सबसे बड़ा आसेब था। इस तरह पुरइसरार तौर पर हवेली में दाखिल होने वाली औरतों में वो एक औरत थी। हाम्स ने कई मरतबा उन्हें पकड़ने की कोशिश की। 1-2 मरतबा वो औरत तो उसके हाथ आते आते रह गई, मगर हर मरतबा पुरइसरार तौर पर गायब हो गई। हाम्स उस हवेली के खुफिया रास्तों से भी वाकिफ था, लेकिन वो जानता था कि उस हवेली के नीचे सुरंगों का एक जाल सा बिछा हुआ है और उसका हर रास्ता अलग था। हाम्स को चंद रास्तों का तो इल्म था, लेकिन बाकी रास्ते उसकी नजरों से ओझल थे और वो लोग वही रास्ते इस्तेमाल कर रहे थे जिनका हाम्स को इल्म नहीं था। ज़रियाब के हवेली में आने के बाद पहली ही रात उसके कमरे से कुछ चीजें चोरी कर ली गई। उनमें एक डायरी थी, एक ब्राउन रंग का लिफाफा जिसमें कुछ तस्वीरें थी। उनमें से चंद तस्वीरें वो पेंटिंग्स की सूरत में उस हवेली में आवेजा देख चुका था। ज़रियाब के पास ये तस्वीरें देखकर हाम्स को शुबा हुआ। उसने डायरी और तस्वीरें कोपांग के हवाले की। कोपांग ने एक और चक्कर चलाया और बिल्कुल उसी तरह की एक डायरी दरवेशपुर से लाकर उसके कमरे में रखवा दी। वो तस्वीरें देखने के बाद कोपांग ने हाम्स को हुक्म दिया कि ज़रियाब की निगरानी की जाए और इस बात का ख्याल रखा जाए कि वो किसी तरह भी हवेली से निकलने न पाए। लेकिन उसके 2-4 रोज बाद ही हवेली में रातों को दहल दर माकुलात करने वाले वो पुरइसरार लोग ज़रियाब को हवेली से निकाल ले गए थे। इत्तेफाक से उस दिन कोपांग भी हवेली में मौजूद था। हाम्स ने कोपांग के हुक्म पर होनहार कुत्ते छोड़ दिए। ज़रियाब के पुरइसरार हमायतों में से एक होनहार कुत्तों के हाथ लग गया था, जबकि दूसरा आदमी ज़रियाब को लेकर किसी खुफिया रास्ते से फरार होने में कामयाब हो गया था। हाम्स और कोपांग ने हवेली से निकलकर जंगल में उन्हें तलाश करने की कोशिश की। हाम्स ने ज़रियाब को तलाश कर लिया था, लेकिन वो दुबली पतली सी लड़की उसके लिए लोहे का चना साबित हुई थी और अपने साथी की मदद से उसे जेर करके भाग निकली थी। ये हाम्स की पहली शिकस्त थी और फिर उसके दूसरे ही दिन वो एक बार फिर हवेली में घुस आए थे। कोपांग उस रात भी हवेली में था। वो रात का पिछला पहर था। उसने जो मंसूबा बनाया वो बड़ी हद तक काबिले अमल था। हाम्स ने नर्स रोशन को खंजर के पेदर पे वार करके उसे वहीं फेंक दिया और रात के आखिरी पहर जागीरदार निमरान को लेकर वहां से निकल गए। वो दरवेशपुर पहुंचते ही हाम्स पुलिस को लेकर दोबारा हवेली पहुंच गए।
उसे यकीन था कि इस दौरान हवेली को खाली पाकर जरियाब और उसके साथी बेफिक्र हो जाएंगे और पुलिस उन्हें घेरकर गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाएगी। उन पर रोशन के कत्ल का इल्जाम लगाना ज्यादा मुश्किल ना होता, लेकिन उनका ये मंसूबा भी बुरी तरह नाकाम हो गया। और जब बद्री ने उसे बस में जरियाब की मौजूदगी की नवीद सुनाई तो हाम्स बेहद खुश हुआ। अपनी आंखों से जरियाब को देखकर वो अपनी पिछली सारी तकालीफ भूल गया। उसने जरियाब को बस से उतारने का हुक्म देते हुए सोचा कि इस पर तशद्दुद करके इसके दूसरे साथियों के बारे में दरियाफ्त कर लेगा, लेकिन जरियाब ने बस से उतरते हुए जो हरकत की थी उसका तो वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, और फिर जो कुछ भी हुआ वो भी उसकी तवक्को के बिल्कुल खिलाफ था। वो बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा था। अलबत्ता बद्री और उसका साथी इन लोगों के हाथ लग गया था, लेकिन हाम्स को इन दोनों की परवाह नहीं थी। उन्हें मार भी दिया जाता तो हाम्स को कोई गम न होता। दफतन हाम्स के जहन में एक और ख्याल उभरा और उस ख्याल के साथ ही वो कांप उठा। उसने अब तक कई लोगों को मौत के घाट उतारा था, उनमें ज्यादातर बेगुनाह थे। उन्हें सिर्फ इसलिए कत्ल किया गया कि उनकी जिंदगी से रखेल शाह के मुफादात खतरे में पड़ जाते। जरियाब को भी महज इसलिए तलाश किया जा रहा था कि रखेल शाह को ये शुबा हो चुका था कि वो सुंदस खानदान की लड़की है और ऐन मुमकिन है कि जागीरदार ने उसे जागीर की विरासत के सिलसिले में बुलाया हो। हाम्स की सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही थी। वो रखेल शाह के बहुत से राज जानता था और जरियाब जैसी लड़की से बेदरबे शिकस्त खा जाने के बाद रखेल शाह के लिए बेकार हो चुका था। जो एक मामूली लड़की को नहीं पकड़ सका वो रखेल शाह के और किस काम आ सकता था। ये ख्याल आते ही हाम्स कांप उठा। वो रखेल शाह को अच्छी तरह जानता था, वो उसे वाकई कुत्तू के आगे फेंक देता। एक लम्हे को उसके जहन में ख्याल आया कि वो दरवेशपुर वापस जाने की बजाय भाग जाए, लेकिन वो जाएगा कहाँ? इस दुनिया में उसका कौन था? उसने किसी के साथ भी अच्छा सलूक नहीं किया जो इस मुसीबत के वक्त उसे बना दे सके। उसने जागीर में रहते हुए दुश्मन तो बहुत बनाए थे, लेकिन उसका दोस्त एक भी नहीं था। उसका अपना भी इस दुनिया में कोई नहीं था। माँ बाप, बहन भाई कोई भी तो नहीं था। वो तो इन रिश्तों से ही नाआशना था। उसे खुद भी मालूम नहीं था कि वो कौन था और उसके माँ बाप कौन थे, वो कहाँ से आया था। हाम्स बहुत जल्द कद काट निकालने लगा। उसे खुराक अच्छी मिलती थी। रखेल शाह अपने महसूस अंदाज में उसकी परवरिश कर रहा था। उसके जिस्म में फौलाद भरता गया। उसका दिल भी गोश्त पोष के एक लोथरे की बजाय फौलाद का ऐसा टुकड़ा बन गया जिसमें कोई जज्बा नहीं था, कोई एहसासात नहीं थे। उसके दिल में सिर्फ एक चीज भरी गई थी, बेरहमी, सफाकी। अगर बेरहमी या सफाकी को किसी जज्बे का नाम दिया जा सकता हो तो उसके सीने में सिर्फ यही एक जज्बा था। इसके अलावा उसके पास कोई जज्बा नहीं था। रखेल शाह ने उसे जो तरबियत दी थी उसमें ये चीज खासी तौर पर शामिल थी कि किसी दुश्मन की गर्दन किस तरह मरोड़ी जाती है। उसे अरसे बहसों और बाले बैलों के साथ मुकाबले करवाकर ये तरबियत दी गई थी। इस किस्म के मुख्तलिफ मुकाबलों में वो 2 बैलों और 5 भैंसों की गर्दनें मरोड़ चुका था और खुद भी कई बार मरते मरते बचा था। हाम्स 23 साल का था जब उसने रखेल शाह के इशारे पर एक आदमी की गर्दन मरोड़ी थी। वो जागीर का एक काश्तकार था। रखेल शाह हाम्स को अपने साथ ले जाकर जागीरदार के दौरे पर निकला हुआ था। रात उसने एक दूर अफ्तादा छोटी सी बस्ती में कयाम किया। रखेल शाह के इशारे पर बस्ती के 2 आदमी एक काश्तकार की बेटी को उठा लाए थे। लड़की का बाप चीख चीख कर रखेल शाह से अपनी बेटी के लिए रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन रखेल शाह के दिल पर पड़ा उसकी फरियादों और आज़ारी का कोई असर न हुआ था। और जब लड़की के बाप ने धमकी दी कि वो जागीरदार के पास उसकी शिकायत कर देगा तो रखेल शाह के होंठों पर बड़ी मकरूसी मुस्कुराहट आ गई थी। लड़की का बाप उसी वक्त सुंदस महल जाने के लिए बस्ती से रवाना हुआ। रखेल शाह के इशारे पर उसके कुछ ही देर के बाद हाम्स भी बस्ती से निकल खड़ा हुआ। कुछ ही दूर जाकर उसने वीराने में लड़की के बाप को पकड़ लिया। काश्तकार अपने आप को बचाने की भरपूर कोशिश करता रहा। उसने बड़ी मुजाहमत की थी, लेकिन हाम्स की फौलादी गिरफ्त से नहीं निकल सका। हाम्स ने उसकी गर्दन इस तरह मरोड़ी जैसे उसने दरख्त की कोई शाख तोड़ दी हो। ये हाम्स के हाथ मरने वाला पहला इंसान था। उसे अजीब सा महसूस हुआ था। उसके बाद तो फिर ये सिलसिला चल निकला। हाम्स को याद नहीं था कि उसने रखेल शाह के इशारे पर अब तक कितने इंसानों को उनकी जिंदगी से महरूम किया था। जागीरदार निमरान ने जब रखेल शाह को उसकी बदयांतियों की वजह से मुलाजमत से बरतरफ करके जागीर से निकाल दिया तो रखेल शाह हाम्स को भी अपने साथ ले गया। रखेल शाह उसे लेकर मुल्क के शुमाल में पहाड़ी इलाके में आ गया। पहाड़ों की जिंदगी शहर की जिंदगी से ज्यादा कठिन थी। इन कठिनाइयों ने हाम्स पर इस तरह असर किया कि वो पत्थरों में रहकर मुकम्मल तौर पर पत्थर बन गया।
और जब रखेल शाह ने दोबारा जागीर में आकर हवेली पे कब्जा किया तो हाम्स उसके साथ था। जागीरदार को हवेली के तहखाने में कैद कर दिया गया और हाम्स को हवेली का निगरान बना दिया गया, क्योंकि वह रखेल शाह का तरबियत याफ्ता था और जानता था हवेली की हिफाजत के लिए हाम्स से बेहतर और कोई आदमी हो ही नहीं सकता। जागीरदार पिछले 2 साल से हवेली में कैद था। इस दौरान जागीरदार के बहुत से वफादारों को भी अगले जहान पहुंचा दिया गया। हाम्स को याद नहीं कि उसके हाथों कितने आदमी मारे गए। अब हाम्स भी रखेल शाह के लिए बेकार हो गया था और हाम्स अच्छी तरह जानता था कि रखेल शाह किसी को मुआफ करने का आदी नहीं। उसके लिए फरार का कोई रास्ता नहीं था। सिर्फ यही तरीका था कि कोपांग के जरिए रखेल शाह का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश की जाए। उसके ख्याल में जान बचाने का यही सबसे बेहतर तरीका था। ये सोचकर वो उठ खड़ा हुआ और खेतों के दरमियान एक पगडंडी पर चल पड़ा। तकरीबन 3 मील का फासला तय करने के बाद वो एक छोटी सी बस्ती में पहुंच गया। यहाँ उसने मुखिया के घर दोपहर का खाना खाया और उसी का घोड़ा लेकर दरवेशपुर की तरफ रवाना हो गया। उस बस्ती से दरवेशपुर का रास्ता खासे तवील था, लेकिन अब उसे इत्मीनान था कि उसे घोड़ा मिल गया था। सूरज गुरूब होने से तकरीबन 1 घंटा पहले वो एक नहर के सामने पहुंच गया। दरवेशपुर यहाँ से तकरीबन 10 कोस था। बीच में एक छोटी सी बस्ती पड़ती थी। हाम्स नहर के करीब घोड़े से उतरा। उसने घोड़े को एक भारी शाख से बांधा और नहर के पुल से जरा हटकर किनारे पे बैठ गया और नहर के ठंडे पानी से मुंह हाथ धोने लगा। वो कुछ देर तक नहर के किनारे पर बैठा रहा और फिर उठना ही चाहता था कि उसकी नजर पुल के करीब नहर के पानी में डूबी हुई किसी चीज पर पड़ी। वो उस तरफ आ गया और गौर से पानी में डूबी हुई उस चीज को देखने लगा। दूसरे ही लम्हे वो एक झटके से सीधा हुआ। उसके साथ ही उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। वो उसकी लैंड क्रूजर थी जो पूरी तरह नहर के पानी में नहीं डूब सकी थी। हाम्स को ये समझने में देर न लगी कि ज़रियाब और उसके साथी बस को छोड़कर लैंड क्रूजर पर इस तरफ आए थे। यहाँ पहुंचकर लैंड क्रूजर में या तो पेट्रोल खत्म हो गया था या किसी और वजह से उन्होंने लैंड क्रूजर को नहर में धकेल दिया और पैदल ही किसी तरफ निकल गए। हाम्स ने सीधे होकर चारों तरफ देखा, फिर घोड़े को खोलकर नहर के पुल पर ले आया। घोड़े पर सवार होकर एक बार फिर चारों तरफ देखा और फिर घोड़े को दरवेशपुर की तरफ जाने वाले रास्ते पर सरपट दौड़ा दिया।